हेडिंग लिख दीजिए जो इकोनॉमी में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, सारे टॉपिक में रेफरेंस ऑफ बिहार होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे बिहार एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसका शामिल पार्ट है। और उसमें जाएंगे तो फर्स्ट लिख लो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या विषय सूची, विषय सूची। उसमें फर्स्ट है कृषि, कृषि एग्रीकल्चर। और इस कृषि को आप जानते हैं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, बड़ा टॉपिक है ये, पूरे इकोनॉमी का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, कृषि। उसमें है एक कृषि की दशा एवं दिशा, एक हेडिंग डाल दीजिए, कृषि की दशा एवं दिशा। और उसी में दो पार्ट में होगा, चुनौतियां एवं समाधान। और समाधान दो पार्ट में होगा, केंद्र सरकार, बिहार सरकार। अच्छा, एक और योगदान, योगदान तीन होगा, कृषि की दशा एवं दिशा से रिलेटेड योगदान, चुनौतियां और समाधान। एक और होगा कृषि की क्षमता, कृषि, एक मिनट, कृषि के लिए क्षमता, कृषि के लिए क्षमता, पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड बिहार। इसमें है आखिर बिहार और भारत में कौन कौन सी ऐसी क्षमता है जिस कारण से भारत में और बिहार में कृषि को विकसित किया जा सकता है। क्लियर है? इसमें ये है। दूसरा, उसके बाद हरित क्रांति, द्वितीय चरण की हरित क्रांति, द्वितीय चरण की हरित क्रांति, हरित क्रांति और द्वितीय चरण की हरित क्रांति। और इसी में इन दोनों में एक टॉपिक बनता है बिहार कृषि विकास रोड मैप। अब चाहे हम उसको जहां लिखें, हम इसको यहां लिख देंगे समाधान में, या उसको हरित क्रांति के साथ लिख देंगे। ठीक है, बिहार सरकार के उपाय जो हैं, तो बिहार सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट कृषि विकास संबंधी जो उपाय है उसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 से लेकर के 3 कृषि विकास रोड मैप ऑलरेडी लागू हो चुका है, चौथा 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। क्लियर है? अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन होगा। 1 अप्रैल 2023 से प्रस्तावित है ये 2028 तक के लिए कृषि विकास रोड में। मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से जैसे ही फुर्सत मिलेगा तो कृषि विकास रोड मैप का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी वो हो रहा है। एक इसके लिए पटना में एक बड़ा सा सम्मेलन किया गया था, बहुत सारे ओपिनियन लिए गए थे लोगों के, और उसमें कृषि विकास रोड मैप की, चौथे कृषि विकास रोड मैप के क्या प्रायोरिटीज होंगे वो ऑलमोस्ट है। ठीक है, लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन, जैसे कृषि विकास रोड मैप 3 है, तो उसका जो टोटल बजट था, टोटल अमाउंट था, वो 1,54,000 करोड़ का था। ठीक है, और उसमें 12 टोटल विभाग थे जो उसमें शामिल थे। नवीकरणीय ऊर्जा वाले भी थे, पीएम कुसुम को लागू करने के लिए, वो भी कृषि में संबंधित है। क्लियर है? उसी तरह से जाएंगे तो जो परिवहन वाला है उसका भी कृषि में भूमिका है, खाद्य उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग है, उसका भी कृषि विकास में भूमिका है। तो इस तरह से कुल 12 विभाग थे जिन्होंने मिल करके कृषि विकास रोड मैप 3 को लागू कराया था।
ठीक है, और उसका बजट था 1,54,000 करोड़ रुपए का। कृषि विकास रोड मैप 4 का क्या अमाउंट होगा, विधिवत जो उसका डॉक्यूमेंट्स है अभी आया नहीं है। जब जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, जिस दिन ऑफिशियली, और उसको जो राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो उद्घाटन किए थे कृषि विकास रोड मैप 3 को। ठीक है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू किया जाएगा, पीछे के तिथि से प्रभावी होगा, बाद में उद्घाटन होगा। ठीक है, वही बात है कि जब मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से फुर्सत मिलेगा तब, न बन जाएंगे तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बिहार कृषि विकास रोड मैप। अच्छा, तीसरा इसमें एक और लिख लो, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, एक जीरो बजट फार्मिंग, शून्य बजट फार्मिंग भी है। ठीक है, तो कई तरह के, एक समेकित खेती भी पूछा जा रहा है आजकल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। हाँ, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग, और एक समेकित खेती भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। चारों का डेफिनेशन जानना पड़ेगा, और उसका सबका लीडर है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में जो जैविक गलियारा बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर है, उसमें टोटल 13 जिले शामिल हैं गंगा नदी किनारे, और उसमें पर हेक्टेयर बिहार सरकार सब्सिडी देती है, 11,000 रुपये की सब्सिडी है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये सब उसमें है। उसके बाद लिख दीजिए एक और, कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसमें लिख दीजिए कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग, आधुनिक तकनीक का उपयोग। एक और लिख दीजिए भूमि सुधार, भूमि सुधार। ठीक है, और फिर उसके बाद जाइए बाहर, कृषि पश्चात प्रबंधन, कृषि पश्चात प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि पश्चात प्रबंधन। और उसमें कृषि पश्चात प्रबंधन वाला जो पोर्शन है, प्रबंधन, इसमें 3 होगा। इसके अंदर एक होगा खाद्य प्रसंस्करण, जैसे बिहार में कॉम्फेड है, जो दूध का सुधा ब्रांड है उनका। ठीक है, बड़े पैमाने पे बिहार, इस मामले में बिहार अच्छा किया है, देश अच्छा किया है, तो उसका देखा देखी उसमें बिहार भी अच्छा किया हुआ है। आज की डेट में बिहार के हर गली गली सुधा के आउटलेट्स हैं, और सुधा का उत्पाद भी अवेलेबल है, दूध भी अवेलेबल है, साथ में दही, जितने भी हैं सब अवेलेबल है। इस मामले में बिहार अच्छा किया हुआ है। क्लियर है? उसी तरह से एक नया आ रहा है तरकारी ब्रांड। ठीक है, जो सब्जियों को बेचने के लिए एक कॉमन ब्रांड यूज होगा, तरकारी। ठीक है, तो उसमें भी आ रहे हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण में जाएंगे तो कई सारी चीजें हो रही हैं बिहार में भी। नेक्स्ट इसी में है कृषि उत्पाद विपणन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, कृषि उत्पाद विपणन। और 3 है इसमें, एक है एमएसपी, दूसरा है ई नाम, और तीसरा है अन्य। कृषि उत्पाद विपणन के 3 पार्ट हैं, एमएसपी, ई नाम और अन्य। ई नाम जैसे है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, माने अखिल भारतीय राष्ट्रीय बाजार, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अखिल भारतीय कृषि बाजार। और ये ऑनलाइन बाजार है। तो ऑनलाइन बाजार का फायदा क्या होता है? वो पूरे देश में छाया हुआ है। भाई फिजिकल होगा तब ना किसी जगह पे होगा, ये किसी जगह पे नहीं है, ये सब जगह है। क्लियर है? उसी तरह से ई नाम हुआ,
इसमें कृषि उत्पादों को, फल को, सब्जियों को, अनाज को, सबको बेचा जाता है। लेकिन अगर किसी को अपना गधा बेचना हो तो कैसे बेचेगा? हैं? तो उसके लिए ई पशु हाट उसके लिए है। ठीक है, पिताजी से नाराज हैं, गाय का फोटो खींच करके और उसको डाल दीजिए, अपना खाता नंबर उसमें दे दीजिए। नहीं, तो ई पशु हाट इसमें ये है। और भी है, जैविक खेती पोर्टल है, कई सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव। जैसे बाकी जगह पे सब जगह आप ऑनलाइन इनिशिएटिव, जैसे इंडिया का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइज। भारत का ऐसा कौन सा एक स्ट्रेंथ है जिसको कि विश्व स्वीकार कर रहा है और विश्व के लिए आंख खोलने वाला है वो? ठीक है, क्योंकि भारत का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो भौतिक जो चीजें आपको दिखती हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव अभी भी नहीं है। अभी भी भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, धूल वाली दिक्कत बहुत है भारत में। आप कई देशों में जाएंगे तो आपको धूल नहीं दिखेगा। चाइना के गांव में भी जाएंगे तो आपको नई दिल्ली का जो चाणक्यपुरी, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, उस तरह का दिखेगा आपको। अब चाणक्यपुरी वाला एरिया है, आप इमेजिन करिए कि भारत का सब शहर उसी तरह का हो। अब गए हैं कभी चाणक्यपुरी? नहीं गए हैं, जाना चाहिए ना कभी। मान लो कभी कोई बस पकड़ लें और बस पकड़ के सीपी जाएं पूरे दिल्ली एक राउंड। देखा है चाणक्यपुरी वाला एरिया? माने भारत में जितने भी विभिन्न देशों के जो दूतावास हैं, वो दूतावास कहाँ हैं? चांदनी चौक में तो नहीं है ना, सेंट्रल विस्टा, अभी तो खैर सेंट्रल विस्टा बना नहीं है। जीएस के पीटी के तैयारी का, माने अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की उपलब्धियां विभिन्न प्रधानमंत्रियों के अंदर, ये अगर देखना हो तो एक तीन मूर्ति में एक नया प्रधानमंत्री शायद वो बनाया गया है, उसका म्यूजियम बनाया गया है, नया म्यूजियम बनाया गया है, वो जरूर जाना चाहिए। और मन करे तो कॉपी कलम, लेकिन कॉपी कलम क्या, मोबाइल लेके जाएं, मोबाइल से भी फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींचने की परमिशन है। उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर्स का जो ऐसा गैलरी डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसमें ऐसा तीन मूर्ति में जो था वो केवल नेहरू जी का था, नेहरू जी का आवास, नेहरू जी का म्यूजियम, और उसमें नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी भी है। ये उसी में से जगह निकाल करके इन्होंने नेहरू जी वाले बिल्डिंग को जैसा है वैसा ही रहने दिया है, जो म्यूजियम था, जो लाइब्रेरी था, उसको भी रहने दिया। उसके अलावा जो खाली जगह था वहां पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रधानमंत्रियों का, और आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। राजीव गांधी वाले पवेलियन में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे पीसीओ बूथ बनाया हुआ है। जो आज का जो टेलीफोन जो रिवॉल्यूशन है, इसकी शुरुआत राजीव गांधी के टाइम पे हुई थी, पीसीओ बूथ से। लोगों को किसी को कॉल करना होता था, कितने लोग थे जिनके पास टेलीफोन था? किसी के पास नहीं था, बहुत सारे कम लोगों के पास, टेली डेंसिटी बहुत कम होता था। तो हर गली गली में भारत में कहाँ था, क्या था? पीसीओ बूथ था। 1 रुपया 2 रुपया दीजिए और हेलो हेलो कर लीजिए। तो ये दैट रिवॉल्यूशन वजह, ये जो रिवॉल्यूशन था ये उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी का। तो उसमें जा करके जरूर 3-4 घंटा के लिए कभी, जब भी सैटरडे संडे, शायद संडे को ओपन रहता है, संडे को जाइए, अच्छा लगेगा आपको। तो वो डिप्लोमेटिक एरिया है जहां पे एक आपके काम का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये म्यूजियम है। और उसमें नरसिम्हा राव से लेकर के हर प्राइम मिनिस्टर के दौरान जो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सब दिखाई गई हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया है, वो भी वहां दिखाया हुआ है। तो कैसे नेता जेल के अंदर है, वहां जेल भी बना हुआ है, उसके अंदर नेताओं का मूर्ति लगा हुआ है, ये भी दिखाया हुआ है। तो वो अच्छा है, वो उसको जरूर जाके एक बार कभी देखिएगा। तो डिप्लोमेटिक सोच के देखो, इंडिया का जो हमने कहा कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो दिखता है, राजगीर जितना अच्छा दिखेगा, पटना का बेली रोड जितना अच्छा दिखता है, या विधानसभा वाला एरिया जितना अच्छा दिखता है, बाकी पटना तो उतना अच्छा, बाकी बिहार के 38 जिले तो उतने 37 जिले वैसा नहीं दिखते हैं। तो उसके देखो, तो यहां लेकिन इंडिया का जो एक चीज जो पूरे विश्व के लिए अद्भुत है, जो यूनिक है, वो है यहाँ का यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय अ पुअर कंट्री। एक गरीब देश के द्वारा, जितने, ऐसा भी नहीं कि हमारी साक्षरता लिटरेसी हमारा 100% है, अभी भी 75% लिटरेसी रहा है। तो 75% लिटरेसी वाला देश में इतने बड़े पैमाने पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हमने वर्ल्ड को एक मार्गदर्शन दे रखा है। और सोचो कितना अच्छा है, इंडिया में एम्स में ओपीडी बनाएंगे और पूरे अफ्रीका देशों को उसका लिंक दे देंगे, सारे कॉल सेंटर नंबर दे देंगे कि जो संजीवनी ओपीडी है, ऑनलाइन है, तो उसका ओपीडी, अब सोच देखो, अफ्रीका के किसी भी देश में किसी को कोई बीमारी हो, वो उस नंबर पे डायल करे और उसके थाउजेंड्स ऑफ लाइन बना दें, लोगों को थाउजेंड्स ऑफ बिठा दें,
तो सोच के चाहे थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर यहां बिठा दें तो पूरे अफ्रीकी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को हम मेडिकल असिस्टेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? भाई आप बैठे बैठे जिस किसी को कोई बीमारी है तो ऑनलाइन, तो ये कहा जाए यहां से शुरू होता है। और सोच के देखो नीचे तक आप जाएंगे तो ये बार कोड भिखारी भी लेकर के आजकल, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई गाड़ियों की संख्या, 4 पहिया की गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2 पहिए वाला रुकता नहीं है, 4 पहिए वाले का शीशा चढ़ा हुआ है, भिखारी भीख मांगे कैसे? नहीं, तो लोग बोलते हैं शीशा उतारते ही नहीं है, तो शीशा नहीं उतारते हैं तो भीतर पॉकेट से बार कोड, कोई बात नहीं, शीशे के अंदर से ही दे दीजिए। भाई आपको लगता है कि भाई कोरोना हमें हो सकता है, आपको मेरे से कोरोना आपको हो सकता है, कोई बात नहीं, आप शीशे के अंदर रहिए, इसको स्कैन करके। अब स्कैन करेंगे तो भाई कहां से 10 रुपए डालेंगे भाई, 10 20 25 30 रुपया। तो यहां तक इंडिया में आईसीटी का पेनिट्रेशन हो चुका है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। और ये अब सोच के देखो बाकी चीजों का तो आप इमेज ही नहीं कर सकते। इलेक्शन से लेकर के इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के देश में आप इतने आसानी से ई वोटिंग और 4-6 घंटे के अंदर में तय हो जाता है कि कर्नाटक में किसकी सरकार है और किसकी सरकार नहीं है। नहीं तो हम लोग को याद है, हम लोगों को वाजपेयी जी के टाइम पे आज से ये जो सोच के देखो मांग करते हैं सब बैलेट पेपर वाला, आप समझते हो बैलेट पेपर का पहला ट्रेंड आएगा सुबह 8 बजे से वोट काउंटिंग शुरू होगा, पहला ट्रेंड आएगा 8 बजे रात को, 300 वोटों से आगे हैं। 4 दिन बाद जाके पता चलेगा कि कहां क्या, और उसमें भी कितने सारे घपला घोटाला हो सकता है। तो ये एक इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग हर मामले में। कृषि में कोई किसान, मान लो जो इंद्रब्रज ऐप है कितना अच्छा है। बिहार में एक बड़ी जैसे बिहार में आपदा, तो आपदा बाढ़ है ही, सूखा है ही, ये जो बिजली गिरना भी तो बिहार में एक आपदा है। और ऐसा आपदा राजस्थान में नहीं होता है, गुजरात में नहीं गिरता, वो कहाँ गिरता है? बिहार में गिरता है। तो सोचो इसमें इंद्रब्रज ऐप वाला अगर कोई किसान अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रख ले, बादल मौसम खराब है, पॉकेट में रख लिया और उसमें इंद्रब्रज ऐप को डाउनलोड कर लिया, नोटिफिकेशन ऑन रखे हुए, क्या होगा? जैसे ही बिजली गिरने वाला होगा 10-15 मिनट पहले ही लगेगा, पॉकेट फाड़ के बाहर निकल ले, जल्दी भागो नहीं तो गए। यही है ना इंद्रब्रज ऐप का काम, कि उसमें जो नोटिफिकेशन 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर बिजली गिरने वाली है। तो आप मोबाइल में उसको, जो इंद्रब्रज ऐप है, सारे किसानों के लिए कंपलसरी कर दिया गया बिहार में, कि जब भी बिहार में किसी को भी अगर खेती के लिए जा रहा है, धान की रुपाई के लिए कहीं के लिए जा रहा है, तो इंद्रब्रज ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउन करें। ठीक है, तो इतने बड़े स्तर पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो ये सब जानना पड़ेगा। नेक्स्ट लिख लो एक और, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो ये था टोटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़े बड़े टॉपिक थे ये। बाकी सेकंड टॉपिक लिखिए, दूसरा टॉपिक, ये तो पहला टॉपिक था ना, दूसरा टॉपिक उद्योग एवं आधारित संरचना, उद्योग एवं आधारभूत संरचना। जैसे पहला उद्योग है, और 67 में मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये उद्योग और उद्योग से जुड़ी चुनौतियां और उसके समाधान के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के उपाय, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला इंडस्ट्री वाला। तो इसमें जाएंगे तो एक दशा एवं दिशा और इससे रिलेटेड, दशा एवं दिशा और इससे रिलेटेड औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां, समाधान, समाधान फिर 2 भाग में हो जाएगा। चुनौतियां और समाधान।
समाधान में क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। सेकंड है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति, और इसके दो पार्ट हैं, 1956 की नीति और 1991 की नीति एवं अन्य। उन्नीस सौ 91 की नीति एवं अन्य। उसके बाद एक विनिवेश, अच्छा एक मिनट, एक और टॉपिक लिख दो, सीपीएससी सुधार। एक हो जाएगा सीपीएससी सुधार। सीपीएससी का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। और इसमें दो हो जाएगा, विनिवेश एवं निजीकरण, और अन्य उपाय। इसी में एक और टॉपिक हमें करना है, वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। और एक और टॉपिक है, वो है एमएसएमई, इंडस्ट्री वाले में एमएसएमई। और दूसरा है आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आधारित संरचना में जाते हैं तो दो पार्ट में इसको आपको जानना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक जानना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में मुख्य रूप से एक बिजली की उपलब्धता है, ऊर्जा। दूसरा है परिवहन के साधन विभिन्न प्रकार के, दूर संचार है। सबका अपना अपना, लिखना नहीं है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है भाई। परिवहन के साधन, पीएमजीएसवाई ने भारत में न सिर्फ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाया, बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन, राजनीतिक प्रशासनिक रिवॉल्यूशन का भी आधार है। पीएमजीएसवाई केवल एक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक गांव को, विभिन्न गांवों को छोटे शहरों से या बड़े शहरों से जोड़ना। तो ये तो इस रूप में तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा बहुत ही सिंपल चीज है। क्या हो गया भाई, जो गांव हैं उनको ऑल सीजन रोड से, पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया। ये कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। इसने न सिर्फ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में भी भूमिका निभाई। आज सुधा जो ब्रांड है, उसका सोचो कि उसके लिए दूध चाहिए ना, वो दूध कहां से आएगा? बिहार में 85% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में रहने वाले ही तो दूध का उत्पादन करते हैं। लेकिन अब दूध आएगा कैसे? और दूध आएगा तो फिर बाजार से जिलेबी खरीद के जाएगा, एटम बम खरीद के जाएगा ना। मिठाई के नाम पर एटम बम केवल बिहार में ही होता है, हाइड्रोजन बम नहीं होता है, एटम बम होता है। जबकि उसका नाम एटम बम नहीं होना चाहिए, उसका क्या रहना चाहिए? उसका नाम हाइड्रोजन बम होना चाहिए, क्योंकि जो बनता है, मिठाई बनता है, वो हाइड्रोजन बम के रूप में बनता है, नहीं होता है। एटम बम में और हाइड्रोजन बम में डिफरेंस क्या होता है भाई? एटम बम के साथ है कि सब कुछ एटम बम में, जैसे रसगुल्ला एक तरह का एटम बम है, लेकिन हाइड्रोजन बम के तो सेंटर में कुछ और होता है ना। जैसे एक विखंडन बम होता है,
उन विखंडन बम टूटता है तब उसके बाहर रखा हुआ ड्यूटेरियम ट्राइटियम वगैरह हैं वो जुड़ते हैं और फिर आपको, तो बिहार में लोगों ने हाइड्रोजन बम का नाम क्या रखा हुआ है? एटम बम रखा हुआ है। बीच में चेरी वेरी कुछ रख देते हैं नहीं। तो सोच के देखो, मैंने ये हमने कहा कि गांव का सब्जी तरकारी ब्रांड कैसे सफल होगा, सुधा ब्रांड कैसे सफल होगा? भाई रोड होना चाहिए, वो आएगा तो फिर शहर से उत्पाद खरीद के गांव में जाएगा। बिहार में भी आजकल अब साइकिल नहीं दिखता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने खुद मोटरसाइकिल नहीं खरीदा है। सारा खरीदा हुआ मोटरसाइकिल दूसरे का खरीदा हुआ है। आपके घर में दूसरे का खरीदा हुआ है, आपने दूसरे के घर में खरीद के दिया हुआ है। जबकि सबसे अच्छा तरीका क्या था कि सब लोग अपना अपना खरीद लेते। ठीक है, समझना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं था। एक दूल्हा था जो बहुत, जब बड़ा शादी उदी का टाइम आया तो उस दिमाग उसका घूम गया। तो हुआ कि भाई तय के अनुसार तो सब चीज हमने दे दिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, ये दिया, एसी दिया, सब कुछ दिया। तो उसका था कि ये सब तो आपने अपनी बेटी को दिया है। तो बिहार में भी आजकल साइकिल नहीं दिखता है, मोटरसाइकिल दिखता है। और ये मोटरसाइकिल दिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण क्या है? पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वो रोड को खराब कर दो, फिर से लोग क्या करेंगे? साइकिल मांगना शुरू कर देंगे। भाई रोड अच्छा हो गया तब ना लोग मोटरसाइकिल मांगने शुरू हुए। बिजली जाने से ना दहेज का लिस्ट बड़ा हो गया। तो दहेज का लिस्ट को छोटा करना है तो क्या करना होगा? बिजली गायब कर दीजिए, दहेज का लिस्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और समझ में? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका इस तरह से रोल होता है। सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसी तरह से पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई, चीफ मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, चीफ मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, ये सारे टेली डेंसिटी जो आया हुआ है, फोन करके 2 मिनट में गांव में भी सामान, अमेजन का सामान पहुंच रहा है। ठीक है, गांव तक पहुंच रहा है। तो सोच के देखो, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये इकोनॉमी के साइज को छोटा कर रहा है कि बड़ा कर रहा है? बड़ा कर रहा है। ठीक है, ना सिर्फ शहरी अर्थव्यवस्था को, जबकि ग्रामीण। भारत के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि भारत का जो जीडीपी था 1 साल का नया उत्पादन, वो जीडीपी कहा जाता है। तो 1 साल का जो नया उत्पादन है उसका आधार केवल शहर होता था, और शहर में रहने वाले लोगों की संख्या केवल 28% था। 27-28% होता था, 30-32%, 32% मान लो, लेटेस्ट अगर देखें तो मान लीजिए 32%। और जबकि 66% जो लोग, 67-68% लोग थे, उसका इस जीडीपी से कोई जुड़ाव नहीं था, ना देने में ना लेने में। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को आपने डेवलप कर दिया, तो आपको नहीं लगता है कि एक ही झटके में देने वालों की संख्या भी बढ़ गई? देने वालों का मतलब कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्शन, उत्पादन के माध्यम से जीडीपी में भागीदारी। कुछ सुधा के लिए जो दूध जा रहा है अब तो वो काउंटिंग में आ गया ना जीडीपी में। 22 करोड़ टन जो दूध का उत्पादन देश में हो रहा है, उसमें बिहार के उस गांव में का जो दूध है अब वो भी उसमें शामिल है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें वो भी शामिल है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये पीएमजीएसवाई या इलेक्ट्रिसिटी फ्रीज में रख देते हैं सारे दूध का। अब मान लो 8-8 घंटे अगर बिजली ना रहे, 8-8 घंटे बिजली ना रहे तो उससे क्या हो जाएगा? पता चला कि सारा खराब हो जाएगा। फिर 1 दिन 2 दिन लोग रखेंगे, उसके बाद तीसरे दिन से रखना छोड़ देंगे। डिमांड घट जाएगा, गांव में गाय को फिर लोग हटा देंगे। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल होता है इकोनॉमी को इकोनॉमी में प्रोडक्शन के माध्यम से सपोर्ट करना, और डिमांड के माध्यम से प्रोडक्शन को यूज करना। ठीक है, तो ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जाएंगे तो बिजली का है, वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, और उसमें जाते हैं तो एक तो अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग अर्थव्यवस्था के घटक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब प्लस एक ओवरऑल भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें जाएंगे 3 योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है जो 100 वॉट्स के लिए भी जरूरी है, और ओवरऑल अर्थव्यवस्था आधारित संरचना विकास तथा उसका महत्व, उसकी चुनौतियां, और फिर समाधान का उपाय। समाधान के उपाय में जाएंगे तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। एक है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सारे इंटर मिनिस्ट्रियल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट से रिलेटेड
जो योजनाएं होती थी और सब अलग अलग डोमेन में फंसी रहती थी। भाई हमने पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, उसने पोर्ट बना दिया। पोर्ट का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है, बंदरगाह का सफलता इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रेलवे का कनेक्टिविटी है कि नहीं, रोड की कनेक्टिविटी है कि नहीं। और रोड वाला नितिन गडकरी रोड नहीं बना रहे। हमारा क्या करना है, हमें तो लेके जाना है मुंबई, हमें तो लेके जाना है पुणे। उनको मुंद्रा पोर्ट से कोई लेना देना, रेलवे वाले रेलवे नहीं पहुंचा रहे, रेलवे वाले रेलवे नहीं पहुंचाएंगे, एयर जो रोड वाले रोड नहीं पहुंचाएंगे, तो वो जो पोर्ट है उसका सक्सेस डंप हो जाएगा। और ऐसा ही होता था। रोड वाले रोड नहीं बना रहे, रेलवे वाले रेलवे नहीं बना रहे, पोर्ट वाले रोड से सामान गया हुआ पोर्ट वाले उसको उठा नहीं रहे, रेलवे से सामान गया हुआ पोर्ट वाले उसको उठा नहीं रहे, क्योंकि पोर्ट की स्थिति खराब है। अब क्या हुआ, पीएम गति शक्ति से जितना ये इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं सब एक जगह सॉल्व हो जाएगा। और इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो इंडिया का सबसे कमजोर पार्ट होता है वो होता है इंप्लीमेंटेशन पार्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडिया का सबसे कमजोर होता है, वो चीज अब पीएम गति शक्ति से सॉल्व हो गया। पैसा कहां से आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? आप बजट से कितने पैसे ले आएंगे? भाई पीएम किसान में लोगों को पैसा भी देना है। एक घर में 5 मेंबर हैं, 5 किसान हैं, बाबूजी किसान हैं, माताजी किसान हैं, बेटा जी किसान हैं, बहू जी किसान हैं, और किसान और किसान, और एक घर में 40-40 हज़ार रुपये साल का जा रहा है। आ रहा समझ में? एक घर में कितने जा रहे हैं? सब रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। हर 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे जो 2000 जा रहा है, 6000 रुपये साल का जा रहा है। और 6000 रुपये साल का, घर में 5 लोग हैं, 5 के 5 किसान हैं। जबकि होना क्या चाहिए? एक किसान होने चाहिए। 30,000 रुपये घर में पीएम किसान में जा रहा है। तो बजट का जो 45 लाख करोड़ है वो तो इसी में रह जाएगा। और ये भी जरूरी है भाई, ये पैसे लोगों के हाथ में जा रहा है तो लोगों के जीवन में बदलाव एक आया हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद टेक ऑफ करेंगे वो, भाई पहले चलना शुरू करेंगे तब तो टेक ऑफ करेंगे, तो टेक ऑफ करेंगे तो इसके लिए ये सारी सहायता भी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएंगे? तो एक स्कीम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऐसे भारत में बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको कि प्राइवेट को अगर दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं तो प्राइवेट उसको अच्छे से चला देगा, ठीक है, उससे टैक्स भी सरकार को मिलेगा, ठीक है, अपना पैसा भी नहीं लगा, उस एसेट्स को देने से पैसा भी मिला, और ये तीनों को यूज करके एक नया एसेट्स बना देंगे, फिर उसको बेच देंगे, प्राइवेट को दे देंगे, फिर बना देंगे उसको, फिर उसको बेच के फिर उससे जो पैसा आएगा, माने एक पैसे को आप मल्टीपल यूज करिए। दिल्ली एयरपोर्ट बनाया, बेच दिया, पैसा भी आया, एयरपोर्ट के ऑपरेशन से जीएसटी भी आ रहा है, कई तरह के टैक्स भी आ रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी आ रहा है, और उस पैसे से पटना एयरपोर्ट बना दिया, पटना एयरपोर्ट को बेच दिया बना के, छपरा एयरपोर्ट बना दिया, छपरा एयरपोर्ट को बेच दिया, सिवान एयरपोर्ट बना दिया। आ रहा समझ में? दूसरा तरीका ये हुआ कि नहीं भाई, ये जो एसेट्स बनाया वो तो बेचा कैसे जाएगा? वो ये कम्युनिस्ट थ्योरी है, बेचा कैसे जाएगा? तो बेचा नहीं जाएगा तो फिर पटना एयरपोर्ट नहीं बनेगा, पैसा कहां से आएगा? अब आप पैसा कर्ज, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेंगे, बहुत सारे देशों ने ले रखा है, तो जैसे जैसे लोन लेते जाएंगे, चाइना से लोन लेंगे, जैसे जैसे लोन लेते जाएंगे वो लिया हुआ लोन वापस भी करना होता है। और अभी इंडिया के साथ सबसे अच्छी बात है, इतने बड़े पैमाने पे काम होने के बाद भी, चाहे वर्तमान सरकार, चाहे पिछली सरकार, चाहे राज्य सरकारें, कि लोन पर डिपेंडेंसी भारत में मिनिमम है। अभी भी जो डेट जीडीपी रेशियो भारत का है वो अराउंड 50% ही है, जबकि आप जानते हैं ग्रीस का, इटली का, यूके का, बहुत सारे देशों का, इवन चाइना का 150% है, 200% तक इनका डेट जीडीपी रेशियो है। माने देश का जो नया उत्पादन हो रहा है और देश के ऊपर जो कर्जा का बोझ है वो उस जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा है। और इतने सारे पैसे लोन ले लेकर के पाकिस्तान में सीपेक बनाया, 72 बिलियन US डॉलर, फंस गया। पता लगा कि म्यांमार में कुछ बनाया, फंस गया, बांग्लादेश में कुछ बनाया, फंस गया, और पता लगा कि चाइना खुद कब कोलैप्स करेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रहा है, भाई आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? जो सारे और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग, हम्बन टोटा बंदरगाह आपने बनाया, भले हम्बन टोटा बंदरगाह आपको मिल गया, लेकिन जो आपका पैसा लगा उसमें वो कैसे रिकवर होगा? तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी देखिए, हर रिसेशन में इंडिया की इकोनॉमी बच जाता है, भले ही कुछ पार्ट ऐसा जरूर है जो कि ग्लोबली लिंक्ड है। अब टीसीएस का देश के अंदर काम है तो देश के बाहर भी काम है। अमेरिका में रिसेशन आएगा तो टीसीएस का शेयर नीचे गिरेगा,
और टीसीएस का शेयर जब नीचे गिरेगा तो उसका फिर साइड इफेक्ट दूसरे पे होगा। टीसीएस ने भी भारतीय शेयर बाजार से पैसे ले रखा है, बैंक से पैसे ले रखा है, इन्फोसिस का शेयर गिरेगा तो और जितनी सारी कंपनियां हैं सबके शेयर गिरेंगे नीचे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया आज के डेट में बिल्कुल आइसोलेटेड है, लेकिन फिर भी कोई भी मंदी आता है इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। दिल्ली में नौकरी छूटेगा तो गाँव चले जाएंगे? नहीं, गाँव में बड़ा सा घर है, गाय भैंस है ही, दूध निकालेंगे आराम से, प्रकृति का जीवन, फार्म हाउस में जाकर रहेंगे। दिल्ली से नौकरी फ्लैट छोड़ करके कहां पहुंच जाएंगे? सोचो कितना बड़ा लग्जरी है भाई, फ्लैट छोड़ करके आप फार्म हाउस में जाकर के, पूरा गांव ही अपना घर है। और गांव में पता चला कि कहीं तेरही हो रहा है तो कहीं तिलक हो रहा है तो कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, रोज कहीं ना कहीं भोज है, कोई चिकन खिला रहा है, कोई मटन खिला रहा है, कोई मछली खिला रहा है, बहुत सात्विक है। तो और बिहार एक नॉनवेज स्टेट है, आप राजस्थान में कहीं भी जाएंगे तो आपको वहां पे वेजिटेरियन ही मिलेगा, 100% गारंटेड है कि वेजिटेरियन मिलेगा। और बिहार में आजकल फैशन है, ये क्या साग भात खिला रहे हैं, नहीं मुर्गा रोटी खाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तो मुर्गा रोटी खाने जा रहे हैं। किसके यहाँ? उनके यहाँ मुर्गा रोटी का आज पार्टी है, ठीक है। लोग तिलक में, शादी में पता चला कि 5 क्विंटल तो 10 क्विंटल तो 8 क्विंटल 500 केजी मटन काट के खिला दे रहे हैं। सोचो, एक बार गए थे किसी शादी में तो लोग होशियार होते हैं, 2 तरह का चिकन बिहार में लोग खूब खाते हैं नॉनवेज। 90% लोग, हमें लग रहा है कि बिहार का अगर सर्वे किया जाए, राजस्थान में जाएंगे तो 70% लोग वेजिटेरियन हैं। एयर इंडिया ने एक सर्वे कराया था और बाद में एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट के अंदर में नॉनवेज सर्व करना बंद कर दिया था, ठीक है। नॉनवेज नहीं मिलता है, इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसी में वो नॉनवेज सर्व करते हैं, ठीक है, केवल वेजिटेरियन मिलता है। तो सर्वे कराया तो पता लगा कि हैदराबाद वगैरह में, तेलंगाना वगैरह में ऑलमोस्ट 95% लोग नॉन वेज थे। राजस्थान में 70 की 72% लोग वेजिटेरियन थे, ठीक है। बिहार में तो पता नहीं सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में भी नॉन वेज वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और वहां पर भी नॉनवेज कंजम्पशन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट, तो आज की डेट में क्या हो गया, शादी वगैरह में भी लोग आराम से नॉनवेज कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड में पूजा कराते रहते हैं, दूसरे साइड में चिकन मटन कटते रहता है। आजकल फैशन चला हुआ है। चलो क्या लिखें? थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक, आधारित संरचना छोड़ दो ऐसे ही। मैंने बताया 3 टॉपिक बताया कि 3 स्कीम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनल, एक हुआ गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, दूसरा हुआ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, और तीसरा एक और है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी, एनएमपी और पीएम गति शक्ति, 3 जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्कीम है, जो 100 वाट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल भी आधारभूत संरचना विकास के लिए उपाय। तो जब उपाय करने जाएंगे तो ये तीनों का नाम सबसे पहले लिखेंगे, पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसका हिंदी नहीं होता है, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके सारे फैक्ट जानने पड़ेंगे। रिवोल्यूशनरी स्कीम है ये तीनों के तीनों, ठीक है। अभी तक पता चला कि 2-2 पैसे की इधर उधर व्यवस्था कर रहे थे, तो इंडिया को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो इंडिया में बहुत सारे एसेट्स हैं, उसके प्रति इमोशनल ना हो करके, जैसे 2 तरीका होता है ना, खेत बेच के जिलेबी खा रहे हैं, वो खराब है। लेकिन खेत बेच करके अगर बच्चे को आईआईटी में पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? आईआईटी पढ़ के गूगल में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, पता चला कि जितना जमीन बेच के पढ़ा था उससे कई गुना ज्यादा जमीन खरीद देगा, नहीं? तो इस तरह का, तो ये जो आपने खेत बेचा लेकिन उसका जो यूज आप कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव यूज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पढ़ाई में खर्च करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, समोसा जलेबी खाना, ठीक है। तो भारत सरकार अगर जो पब्लिक एसेट्स है उसको बेच करके अगर कर्ज वापस करे, अच्छा नहीं है। धोती साड़ी योजना लॉन्च करे, अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर फर्टिलाइजर से जुड़ी कंपनी स्थापित करने में वो पैसे खर्च करना किया जाता है तो वो ज्यादा डायनेमिक यूज माना जाएगा। वो पैसा जो पड़ा हुआ था वो अनयूज्ड पैसा था, उसको वहां से निकाल करके, जैसे शेयर बाजार में कई बार कहा जाता है कि मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी शेयर में गलती से और पता चला कि 2 लाख रुपए का शेयर खरीदा था और वो घट के वो पता चला कि 1,10,000 रुपए बच गया, और इसको आपको लगता है कि शेयर के आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है, तो आप 90,000 रुपए जो लॉस हुआ उसकी चिंता मत करिए, इसको बेच दीजिए और बेच करके 1,10,000 अदानी में लगा दीजिए।
अदानी का शेयर सस्ता मिल रहा है, लगा दो, दाम उसका बढ़ जाएगा। यहाँ लगा के रखेंगे, ये 1,10,000 और घट ही जाएगा। और पता चला कि अगर नहीं भी घट रहा है तब भी ये इस तरह से 2-3 साल अगर होल्ड हो गया तो उसका ब्याज जोड़ लो। गलती तो आपने कर दिया, दाम तो गिर गया। तो ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको होल्ड करके बनाए रखने से अच्छा है कि इसको यहाँ से उठा के कहीं दूसरे जगह लगा दीजिए, ग्रीन में आ जाएगा। चलिए, जो लगता है कि अब ठीक है तो वो गलती का समाधान, गलती को जीते रहने से अच्छा है कि गलती का समाधान करना। चलिए, तो इसमें ही आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। तो उसी तरह से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जो कि अनयूज्ड पड़ा हुआ है। उस पैसे को वहां से निकाल के ज़्यादा डायनेमिक जगह पे अगर लगा देते हैं, ठीक है, उड़ान स्कीम में सोच के देखो, अभी के डेट में जाएंगे, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार में ही जाएं, दरभंगा हुआ, पटना हुआ, गया हुआ, 3 जगह तो एयरपोर्ट है ही बिहार में, तीनों जगह एयर कनेक्टिविटी है। पटना में भी एयर कनेक्टिविटी है, दरभंगा में भी है, गया में भी है, भले फ्लाइट की संख्या कम है लेकिन है तो तीनों जगह। आने वाले दिनों में और भी कई सारे, पूर्णिया जैसे एयरपोर्ट की बात हो रही है, पूर्णिया एयरपोर्ट हो जाएगा। बागडोगरा से, अभी बागडोगरा से जितना कोसी वाला बेल्ट है उसको बागडोगरा से हैंडल होता है, वो दरभंगा से जाता है, दरभंगा का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो बागडोगरा से होता है। तो उसी तरह से बीच में पूर्णिया या कटिहार में अगर एयरपोर्ट हो जाए तो बहुत बड़ा इनकैचमेंट एरिया है उसका, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। अब बागडोगरा में, अब कटिहार में या पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। फिर वही बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, पैसे कहाँ से ले आएंगे? बजट है आपके, एक लिमिटेड बजट है, उसमें सोशल वेलफेयर भी प्रायोरिटी में है। जैसे कहा जाता है कि 2 है सोशल वेलफेयर के लिए जो पैसे आप दे रहे हैं, कन्या उत्थान योजना के लिए पैसा दे रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं, चल रहे हैं। उसी तरह से मान लीजिए विवाह वाले में पैसा दे रहे हैं, और भी कई तरह के सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, वेस्टफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है ये भी एक तरह से कहा जाए इंडिया को टेक ऑफ कराना है। आप आवास में पैसे दे रहे हैं, पीएम आवास में पैसे दे रहे हैं, आप शौचालय में पैसे दे रहे हैं, ये पैसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये सारा इंडिया को अगर ओवरऑल टेक ऑफ कराना है तो ये सारे लोगों के क्वालिटी में जब तक चेंज नहीं लाएंगे, जब तक इनको, ये इंस्टिगेटिंग फैक्टर है। इतने पैसे से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजली पहुंचा दिया, इंटरनेट पहुंचा दिया, घर पहुंचा दिया, उसमें शौचालय दे दिया, घर में जो बच्चियां हैं उनको इंसेंटिव दे दे के उनको पढ़ा दिया। भाई 25 इतने दूर तक पढ़ोगी तो 25,000, इतने दूर तक पढ़ोगी तो 50,000, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी करोगे तो 50,000, यूपीएससी की तैयारी करोगे तो 1,00,000। भाई इसी बहाने कम से कम पढ़े तो सही। और पढ़ने का फायदा क्या होगा कि तब जाकर के क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगा। और उसी में कहा जाता है बिहार में गरीबी, बिहारी गरीब नहीं है, बिहार गरीब है। 2 बातें होती हैं, बिहार गरीब है, बिहारी गरीब नहीं है। और बिहार क्यों गरीब है? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विलिंगनेस, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। कभी ऐसी कोशिश, जब मुख्यमंत्री जी ने जो कोशिश किया वो चीज वो चेंज किए, तो कितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विलिंगनेस का कितना इंपैक्ट होता है। मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि बिहार की सड़कें, ग्रामीण से लेकर शहरी से लेकर के सब सड़कें सुधरनी चाहिए। बिहार की सड़कें सुधर गई। उन्होंने डिसाइड किया कि गंगा नदी के ऊपर भाई नेशनल हाईवे के NHAI के साथ साथ राज्य सरकार भी अपना पुल बनाएंगे। उन्होंने सोचा तो बक्सर से लेकर के और भागलपुर तक गंगा नदी के ऊपर पुल का लाइन लग गया। नहीं तो पहले सिर्फ 2 पुल होता था मेनली, एक बक्सर में भी शायद पुराना पुल था, मेन 2 गांधी सेतु और राजेंद्र पुल, बरौनी में 2 ही पुल होता था। आज के डेट में सोच के देखो, आप सोचना शुरू करिए, गंगा नदी का नक्शा खींच लीजिए और उसमें देखिए कितने जगह पुल हैं, और उसमें कई सारा पुल राज्य सरकार का है। पहले होता था कि बिहार में जैसे लालू जी का जो एक टाइम था, तो उसमें दूरी का इकाई किलोमीटर ना होकर के दूरी का इकाई समय होता था। लोग सड़कों पे चल के सड़कों को छोड़ के खेत में चला करते थे। ठीक है, क्यों ऐसा होता था? किसी चौराहे पर आप गाड़ी लेके गए हैं, कोई तिलक वगैरह में किसी शादी में जाना है, चौराहे पर पूछे कि भाई ये गांव कहाँ, कितना दूर है, तो बताएगा कि 2.5 घंटा लगेगा। आप पूछ रहे हैं कितना दूर है, और वो क्या बता रहे हैं 2.5 घंटा लगेगा। चूंकि बता देगा कि 3 किलोमीटर है तो आप तो उत्साहित हो जाएंगे। जब चलना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कितना देर लगेगा। तो एक समय, और ये सच्चाई था। अब जाएंगे, इन्होंने तय किया कि बिहार की सड़कें बदलेंगे, हम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हम सुधारेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सुधर गया। जब इन्होंने तय किया कि बिहार की सड़कों को हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो बिहार की सड़कें बदल गई। जब इन्होंने तय किया कि हर 2015 में जब तय किया कि अब हर गांव में हम बिजली पहुंचाएंगे,
हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। तो आज के दिन में बिहार में 22-23 घंटा बिजली है। ठीक है, तो इनके साथ क्या था कि जब ये जो तय करते थे तो उसी तरह से मान लो, इसका मीनिंग है कि बिहार में ओवरऑल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लड़कियों के लिए जब इन्होंने तय किया कि लड़कियों के माध्यम से हम बिहार के घर को, परिवार को और समाज को सुधारेंगे, तो आज के डेट में बिहार में लड़कियों की स्थिति एज सच अन्य राज्य की लड़कियों की तुलना में खराब नहीं है। हम पुराने सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे, जो नए जनरेशन की लड़कियां हैं, जो पीछे 50 साल की 20-25 साल में जिनका जन्म हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार ने बहुत सारा काम किया है और लड़कियां पढ़ रही हैं। अब ये जरूर है कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था, जो टीचर वगैरह को जो हौच पौच किया, इससे क्वालिटी ऑफ पे प्रभाव पड़ा, लेकिन अदरवाइज बिहार सरकार ने लड़कियों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया। तो ये जो हम ये इस सब एग्जाम्पल देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल विलिंगनेस का राज्य के निर्माण में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। हैदराबाद बेंगलोर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर के रूप में उभरा है और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद में अपना सेंटर खोल रही हैं। चेन्नई पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी कारण बेंगलोर और हैदराबाद की तुलना में चेन्नई दब गया। ठीक है, पॉलिटिकल विलिंगनेस इतना अच्छा, इतना बड़ा होता है, राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की छोटी छोटी चीजों को चेंज किया गया। लेकिन ओवरऑल बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए 7 निश्चय लाया गया, कृषि विकास रोड मैप लाया गया, लेकिन अभी भी जाएंगे तो बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी, ये सारे जो पीसीएस अधिकारी हैं, सारे आईएएस अधिकारियों को एक कार्यकर्ता के रूप में उपयोग नहीं कर पाए हैं। एक होता है ना मुख्यमंत्री सीईओ के रूप में, ये सारे जो पीसीएस अधिकारी हैं, सारे जो आईएएस अधिकारी हैं, अगर इनको एक कार्यकर्ता के रूप में यूज कर लें तो ये तो गांव बदल ही देंगे लोग। लेकिन उसके लिए क्या होना होगा, पहले आपको मुख्यमंत्री के बदले, भूंजा पार्टी करने के बदले क्या करना होगा, चीफ एजुकेटिव अफसर, सीईओ का मतलब होता है चीफ एजुकेटिव अफसर के रूप में आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी को एक कहा जाए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक ऑफिसर के रूप में काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे हर जगह पे किसी न किसी आईएएस अधिकारी की भूमिका है। बिहार में सड़क क्रांति आया था तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी शायद प्रत्यय अमृत की, जो ये लॉ एंड ऑर्डर वाले में बहुत बड़ी भूमिका थी आरके सिंह की, जो अभी बिजली मंत्री हैं। तो हर जगह जहां जहां चेंज आया है आप देखेंगे वहां एक एक अधिकारियों का नाम आता है। मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से समर्थन था, ये बात है। नेक्स्ट, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इसमें टोटल 4 टॉपिक, जनसंख्या 2 पार्ट में, विस्फोट और जननांकीय लाभांश। जननांकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या से रिलेटेड ये 2 टॉपिक आजकल चलता है। इस पर भी कभी क्वेश्चन, कभी इस पे क्वेश्चन, दोनों पे अदल बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जननांकीय लाभांश, और तीसरा गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी विकास। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं, चारों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चौथा लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, सार्वजनिक वित्त, ठीक है। इस वाले से, सार्वजनिक वित्त वाले से टोटल 3 टॉपिक है। एक है बजटीय प्रणाली तथा बजट 2023-24 केंद्र सरकार, राज्य सरकार।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेकंड है जीएसटी, और एक थर्ड है सब्सिडी। ये जो लिख रहे थे मानव संसाधन वाला, ये चारों के चारों टॉपिक ऐसे का भी टॉपिक है, चारों पे किसी पर भी ऐसे आ जाएगा। बेरोजगारी पे ऐसे आ जाएगा, गरीबी पे आ जाएगा, जनसांख्यिकीय लाभांश पे आ जाएगा, समावेशी विकास पे आ जाएगा। चारों को आपको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक वित्त का मतलब होता है केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट, ठीक है। तो इसमें कुछ छूटता नहीं है, इसलिए नहीं छूटता है कि जो पीटी वाला जब क्लास हम लोग करते हैं तो उसमें इस टॉपिक का हर कुछ कर लेते हैं। पीटी वाले क्लास में आप जानते हैं कि जब हम लोग जाते हैं तो सार्वजनिक वित्त जो टॉपिक लिखते हैं तो उसमें इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, ये भी 100 पैसा और ये भी 100 पैसा। अब फिर इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? राजस्व आय और पूंजीगत आय, ठीक है। राजस्व आय को फिर दो पार्ट में बांट लेते हैं, कर आय और गैर कर राजस्व आय। कर आय को फिर दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को फिर दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? आयकर और निगम कर। इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। तो देखो ये जो हमने दिखाया, जब ये टॉपिक से पीटी जो 100 वर्ड्स वाले हैं, क्योंकि 100 वर्ड्स वाले को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 100 वर्ड्स वाला पकड़ाएगा। कैसे पकड़ाएगा? पीटी वाले से पढ़ाएगा, क्योंकि 100 वर्ड्स लिखना है। 100 वर्ड्स का तो आप मैसेज, जब थोड़ा भी दुखी होते हैं तो उससे ज्यादा का मैसेज लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं? खुश, आज के जमाने में खुश होने पर कोई मैसेज नहीं लिखता है। खुश होने पर तो 1-2 लाइन लिखता है, जब दुखी होता है तब फिर शॉर्ट नोट्स लिख देता है, ठीक है। तो ये जो 100 वर्ड्स वाला जो भी टर्मिनोलॉजी है, वो सारा इस तरह के पीटी वाले क्लास से ध्यान रखिएगा, वो कवर होगा। और वहां पे कुछ कुछ जगह खुद ही दिखने लगेगा कि ये 100 वर्ड्स के लिए सुटेबल है। क्लियर है? अब जैसे मान लो, अब यही इसी पे जाएंगे तो जैसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में तुलना या कर सुधार, ये जो 4-5 पॉइंट लिखते हैं, तो अगर ओवरऑल टैक्स रिफॉर्म पे पूछे तो 100 वर्ड्स नहीं लिखा जाएगा। डायरेक्ट टैक्स में प्रत्यक्ष आय कर में सुधार, निगम कर के बारे में नहीं, वहां से हो जाएगा। तो ऐसे हिस्ट्री वाले में भी जो आप एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ रहे हैं, वहां से भी कुछ वहां से भी 100 वर्ड्स के जो 4 आएंगे, कई बार मेंस वाले से ही हो जाएगा, लेकिन एक आध दो हो सकता है कि पीटी वाले से कवर हो पाएगा। उसको आप अदरवाइज मेंस में नहीं पकड़ पाएंगे। उसको पकड़ने जाएंगे तो सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो 2 को पकड़ने के लिए पता चला कि आपको अपने सिलेबस को 2 गुना 3 गुना बड़ा करना पड़ेगा। तो 2 गुना 3 गुना जब बड़ा करने जाएंगे तो जो काम की चीजें हैं उस पर से फोकस कम हो जाएगा। तो थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलने की जरूरत है कि जब पीटी का दौरान, पीटी की तैयारी जब कर रहे हैं तो उस दौरान, ठीक है, आप क्या करिए कि थोड़े सावधान रहिए। जैसे बजट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे, इस वाले में जब यहाँ पे बजट 2000 केंद्र सरकार वाला बजट और उसकी विशेषताएं करेंगे तो उसमें सप्तऋषि है, तो पूछ सकता है ना बजट 2023-24 का सप्तऋषि, ये शॉर्ट नोट्स हुआ, ठीक है। वो सातों आपको याद रहना चाहिए। उस तरह से बिहार बजट में जो मतलब रोजगार के लिए उपाय, कृषि विकास के लिए उपाय बिहार बजट में है, 10 पॉइंट्स उन्होंने बना रखा है। उस 10 पॉइंट्स में से किसी पर भी पूछ देंगे, 7 निश्चय 1.0, 7 निश्चय 2.0, तो कई बार होगा कि वो मेंस के रेफरेंस में आएगा, और रेफरेंस में आएगा तो वहां से आपको जानना पड़ेगा, क्लियर है? तब शॉर्ट नोट्स उससे पकड़ाएगा। तो कई तो सीधे मेन से आ जाएगा, लेकिन कई बार पीटी वाले से भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा। सब ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। अच्छा, 5वां टॉपिक लिखो, 5th टॉपिक, योजना आयोग एवं
नीति आयोग, योजना आयोग एवं नीति आयोग। और इससे जुड़ा हुआ 3 टॉपिक होता है। एक है तुलना, दोनों में क्या तुलना है, तुलना में बड़ा सा एक तुलना होता है। एक होता है इंडिकेटिव प्लानिंग, एक होता है इंपेरेटिव प्लानिंग। 2 तरह की प्लानिंग होती है। इंडिकेटिव प्लानिंग में उसको बोलते हैं संकेतात्मक योजना, और दूसरा इंपेरेटिव प्लानिंग का। दोनों का डिफरेंस होता है। देखो, प्लानिंग योजना आयोग द्वारा देश में 2015 तक देश के विकास का रोड मैप का निर्धारण किया गया। योजना आयोग का गठन ही इसी बात के लिए किया गया था कि सीमित संसाधनों का वरीयता के आधार पर उपयोग कर तेज विकास सुनिश्चित करना। क्योंकि आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। जैसे नहीं होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जितने भी आदर्श शामिल किए गए, वो सारे आदर्श क्यों बनाया गया? उसको, वो तो बड़ी जरूरी चीज थे, उसको कंपलसरी क्यों नहीं बना दिया गया? उसमें शिक्षा की भी बात है, उसमें पता की हेल्थ की भी बात है, उसमें जो पुरुष महिला जेंडर इक्वालिटी की भी उसमें बात है, उसमें आपका जाएंगे नेचर पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात है, उसमें पंचायती राज की भी बात है। तो सारे एक समाज को, एक देश को जो आदर्श बनाते हैं, वे सारे आदर्श नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किए गए। उसको उसी समय कंपलसरी क्यों नहीं बना दिया गया? कंपलसरी करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए था, वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उसको आदर्श बना दिया, जिससे कि जैसा रिसोर्स हो उसके अनुसार आप उसको यूज करिए, क्योंकि उसको जिस लिमिट तक यूज करेंगे उसी लिमिट तक जनता आपको वोट देगी। माने जनता का वोट किसी सरकार के लिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में सरकार जितनी सफल होगी, वोट मिलने के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा होंगे। आप एजुकेशन बहुत अच्छे से करा पाए नहीं, आर्टिकल शायद 45 है, ठीक है। उसी तरह से हेल्थ वाला 47 है शायद, SC ST वेलफेयर 46 है, ठीक है। पंचायती राज आर्टिकल 40 है। उसी तरह से विमेन जो मैटरनिटी बेनिफिट्स और सारा 42 है। तो ये सारे को जिस लेवल तक आप लागू कर पाएंगे, जनता उसी तरह से आपको वोट देगी। तो मद्य निषेध और ये सारा का सारा हेल्थ और आर्टिकल 47 है शायद, ठीक है। तो जिस लेवल तक आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जनता उसी सीमा तक। आखिर मुख्यमंत्री जी सारा तरफ से, चारों तरफ से उनकी आलोचना होती है ये शराब को लेकर के। जितनी बददुआ उनको मिला, उनकी लोकप्रियता शायद कम हुई है वो शराबियों के बददुआ देने से। क्या नहीं, शराबियों को बददुआ देने से बेचारे दुखी। उनका कहना यह होता है, इसलिए बददुआ देते हैं मुख्यमंत्री को कि शराब बिहार में, ऐसा नहीं कि बिहार में शराब नहीं मिलता है, मिलता है शराब, लेकिन जितना शराब पहले 50 रुपए में मिलता था, उसके लिए अब 150 रुपए देना पड़ता है। और इसके लिए दोषी ये मुख्यमंत्री है। तो जो कितनी बड़ी बददुआ की बात है कि 50 रुपए में जितना भरपेट वो, अब उसके लिए उनको 150 देना पड़ता है। बेचारा 150 दे नहीं सकता, तो क्या करता है, कंजम्पशन हटाना पड़ा है, और उससे जो उसका दिल दुखी होता है तो मुख्यमंत्री को बददुआ देता है, ठीक है। तो लेकिन मुख्यमंत्री जानते हैं कि ये कदम से मुख्यमंत्री को महिलाओं का वोट सुरक्षित हुआ है। ये ओवरऑल उनका परसेप्शन। नीतीश कुमार जी का जो वोट बैंक है, उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और वो महिलाओं के लिए जो 3 काम उन्होंने किया, वो बहुत अच्छा काम किया। एक, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, उसका सबसे बड़ा खमियाजा महिलाओं को झेलना पड़ता है। और लॉ एंड ऑर्डर अगर सुधरता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट महिलाओं को मिलता है। बच्चियां आराम से स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, ट्यूशन जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, ये चारों काम उनके रुक जाएंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री जी का भागीदारी है। शराबबंदी से घर सुरक्षित हुआ। एक आदमी दिल में सोच रहा है, दूसरा आदमी भीतर भीतर खुश हो रहा है। भाई शाम को, अब तो सप्ताह में रोज पी के जाते थे, अब कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन जाते हैं, तो 1-2 दिन ही तो झेलना पड़ा। तो जितना कम झेलना पड़ रहा है, उतना ही मुख्यमंत्री के लिए वोट की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा, उन्होंने जो कन्या उत्थान योजना,
या और कई सारे इस तरह की जो योजनाएं चलाई, इससे भी उनका, तो मुख्यमंत्री जी के साथ दहेज विरोध के लिए जो उन्होंने कई सारे जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, तो ये सारी चीज़ें भी उनको सपोर्ट करी हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी, और इस कारण से ही वो इतने आलोचना के बाद भी लिकर बैन को हटा नहीं रहे, जबकि ये कहा जाए कि हटा लेना चाहिए, इसलिए हटा लेना चाहिए, बिहार जैसे राज्य में लिकर बैन लागू नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा इनफॉर्मल स्टेट है, बहुत ज्यादा अनौपचारिक स्टेट है, बाकी चारों तरफ हर राज्य में शराब अवेलेबल है। जैसा नहीं कहा जाता है कि जैसे नेपोलियन ने क्या किया कि ब्रिटेन से संबंध काट, ब्रिटेन को पनिशमेंट देने के नाम पे ब्रिटेन से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो भाई जो ब्रिटेन से इंपोर्ट करना बंद कर दोगे तो उसका सब्सटीट्यूट यूरोपीय देशों को देना पड़ेगा। अब सब्सटीट्यूट दोगे नहीं तो फिर स्मगलिंग बढ़ गया। तो वही हाल है, बिहार के हर जिला किसी न किसी दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है। एक साइड से नेपाल से जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से यूपी से जुड़ा हुआ है, कहीं पे झारखंड से जुड़ा हुआ है। अब सब जगह शराब उपलब्ध है। अब कैसे इसको लागू कर पाएंगे? लागू तब हो पाता, और सबसे बड़ी बात है बिहार में गरीबी है, मनोरंजन का दूसरा कोई साधन नहीं है। लोग शराब पीते हैं, शराब पी करके वही उनका फिर अलग दुनिया में वो चले जाते हैं। जब दूसरे दिन सो के उठते हैं तो लगता है कि चलो आज अब ठीक हो गया, फिर धरती पर आते हैं वापस। तो ऐसे राज्य में लॉस, कितने तरह का लॉस हो रहा है, तो फिर भी लेकिन हटा नहीं रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि बिहार सरकार 2016 में कानून लागू हुआ था, 2016 से 2023 हो रहा है, बिहार सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर ये बता सकें कि लीकर बैन लागू होने के बाद बिहार में लीकर का कंजम्पशन घटा है। कोई ऐसा सर्वे इन्होंने नहीं कराया। उल्टा इसका निगेटिव क्या हुआ? लॉस ऑफ रेवेन्यू, प्रेशर ऑन लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो कानून लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर अननेसेसरी दबाव। और तीसरा, सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन। लोग जेल में जा रहे हैं और अननेसेसरी कई महीने जेल में रहते हैं। ठीक है, जेल में रहते हैं, और उसके अलावा जाएंगे तो ये इलीगल, पहले जो मान लीजिए अदरवाइज लाइसेंस से जब लिकर बनता था तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता था, किसी फैक्ट्री में प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अनुसार बनेगा। ये जो अवैध शराब बन रहा है, गंदा स्पिरिट यूज हो रहा है, तो उससे मरने वाले तो अलग, उसका जो किडनी खराब होना, ब्लाइंड होना, इसका तो कोई बिहार में सर्वे ही नहीं है। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, गरीब जनसंख्या है, किसको इसका वैल्यू है? कितने लोग ब्लाइंड हो रहे हैं? छपरा में कितने लोग ब्लाइंड हुए, मरने वालों का तो संख्या आ जाता है। जो उसको शराब पीने से जो ब्लाइंड हुए, जिसका किडनी फेल्यूर हुआ, जो हॉस्पिटल में है, उसका क्या हुआ? कहीं कोई गिनती उसकी नहीं है। और देश राज्य ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक उनका है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स ऑफ वोट है। तो एक हो जाएगा तुलना दोनों में। तो इंडिकेटिव और इंपेरेटिव प्लानिंग की अगर बात करें तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। प्लानिंग कमीशन में क्या था कि कोई जैसे मान लो जल जीवन हरियाली ही 1 मिनट के लिए मान लें, या RKVY है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, कई सारे स्कीम है, मनरेगा है, तो उसका बृहद लक्ष्य, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें अगर प्लानिंग कमीशन का होता तो स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाना। अब शौचालय में का प्लानिंग कमीशन क्या करेगा? उसका जो बृहद लक्ष्य है शौचालय बनाना, और कैसे शौचालय बनेगा ये मैक्रो और माइक्रो दोनों चीज योजना आयोग द्वारा तय करके दिया जाएगा। आप योजना आयोग के द्वारा तय मानकों के अनुसार शौचालय अगर नहीं बनाए हैं तो उसका फंडिंग नहीं होगा, वो अवैध बना दिया जाएगा। दिल्ली से बैठ के मणिपुर में शौचालय का साइज कैसा होगा, पानी का अरेंजमेंट कैसा होगा, कौन सा टैप उसमें टैप लगेगा, ये सब आप दिल्ली में बैठ के तय कर रहे हैं, जबकि रीजनल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बाड़मेर में आप ये वाला शौचालय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बाड़मेर में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो ये पता चला कि जो 20 लीटर पानी आता है उसमें पूरा फैमिली चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि 20 लीटर पानी एक बार शौचालय जाइए और 20 लीटर पानी दबा के बटन दबा के खत्म कर दीजिए। तो प्लानिंग कमीशन का था, उसको इंडिकेटिव प्लानिंग उसको बोलते थे। वो क्या करेगा? बृहद लक्ष्य और कैसे हासिल होगा ये लक्ष्य, ये दोनों प्लानिंग कमीशन तय करके देगा। और इसको बोलते हैं ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम्स या ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एजेंडा। ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, नीति आयोग इस मामले में डिफरेंट है। नीति आयोग में क्या है? बृहद लक्ष्य तय कर दिया जाएगा और हाउ इट विल बी अचीव्ड, कैसे यह लागू हुआ, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। कैसे बने, और उसमें फिर कंपटीशन करा देंगे कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा स्वच्छ भारत मिशन को, शौचालय योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे सफल रहा, रैंकिंग करा देंगे। ठीक है,
तो कई बार हवाई जहाज में जाते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं तो उसमें भाई पानी होता है, टंकी में पानी भरा रहता है, आप उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, पानी दुनिया भर का पानी उसमें जाता है, गिरता है। हवाई जहाज में जाते हैं, हवाई जहाज में उतना पानी तो हो नहीं सकता, तो लगे पैसेंजर लेकर सब नीचे बैठ जाएगा, सुबह का फ्लाइट होगा तो ठीक है। तो उसमें एयर प्रेशर टॉयलेट होता है, पानी नहीं होता है, पानी मिनिमम 10 ग्राम माने एक 200-250 ग्राम पानी होता है, बाकी एयर प्रेशर होता है। अब बटन दबाएंगे तो एयर प्रेशर से सारा, टंकी में पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी, टंकी में स्टोरेज भी कम हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो यहीं पे 2 एग्जांपल हो गया, टॉयलेट का 2 मॉडल हो गया, हवाई जहाज का मॉडल अलग हो गया, और ट्रेन का मॉडल, घर का मॉडल, घर में भी 2 मॉडल हो गया, एक बाल्टी वाला और दूसरा जल जीवन हरियाली वाला। अच्छा, दूसरा हर घर नल का जल वाला। नल का जल वाला भी तो होता है बिहार में, अच्छी बात है, नल का जल पहुंचा हुआ है, लेकिन ये है कि अब नल का जल का टंकी भर लीजिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि नल का जल से खेत का पटवन कर रहे हैं, गाय भैंस धोने का काम आता है। तो ये देखो, तो इसमें क्या हुआ, योजना आयोग के और नीति आयोग में ये डिफरेंस है। नीति आयोग जब टॉयलेट का योजना जब भेजेगा तो वो ये बना देगा कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन वो टॉयलेट का मॉडल कैसा होगा ये लोकल एजेंसी डिसाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव प्लानिंग। इस तरीके का दोनों में एक डिफरेंस आया, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, और उसके अकॉर्डिंग आपको अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक हुआ ओवर सेंट्रलाइजेशन, एक हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। नीति आयोग का जो काम था वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है, इसका काम है केंद्रीकरण पर आधारित था। इसका काम इंडिकेटिव प्लानिंग पे था, इसका काम इंपेरेटिव प्लानिंग पे था। चलिए दोनों में डिफरेंस जाएंगे तो एक एक करके डिफरेंस देखेंगे तो और भी कई सारे इसमें डिफरेंसेज होंगे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में तुलना हो जाएगा। दूसरा लिख लो, योजनागत विकास का मूल्यांकन। योजनागत विकास का मूल्यांकन। 65 सालों में हमने क्या पाया, क्या पाने से रह गए। योजनागत विकास का मूल्यांकन, क्योंकि जो भाई 65 साल में ऐसा नहीं था कि भारत ने नहीं पाया, ठीक है, भारत ने बहुत पाया, बस एक चीज गड़बड़ भारत में हो गया, जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पाया। यहां लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए था, यहां पे ऑटोक्रेटिक होना चाहिए था। इसका नुकसान यह हुआ कि सारा विकास का जो प्रभाव है वो औसत हो गया। मान लो 100 रुपया है देश में, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपया होगा, और इसी को 100 से विभाजित कर देंगे तो इतने का पर कैपिटा से डिफरेंस हो जाएगा जनसंख्या के बढ़ने के कारण। अगर 10 की जनसंख्या है तो पर कैपिटा इनकम 10 रुपया है, और इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम 1 रुपया हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने अचीवमेंट, हर एरियाज में अचीवमेंट है, लेकिन एक जो फेल्योर है उसने सारे अचीवमेंट को मार्जिनलाइज कर दिया। अब अगर भारत को जैसे विकसित दिखाना है, विकसित कराना है, तो 40-50 करोड़ लोगों को उठा करके हिंद महासागर में डाल दिया जाए, तो हर आदमी बोलेगा कि मेरे पड़ोसी को डालिए, मुझे नहीं। यही होगा ना आने वाले दिनों में। फिर वही बात है कि चाइना इस बात से परेशान है कि भाई उसकी जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो गई है। चाइना के साथ क्या है, चाइना समझ नहीं पाया, और जो उसने 1970 में 1970 में उसने एक बच्चे का नियम लागू किया, और उस एक बच्चे के नियम को लागू करने में उसमें क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो होता है वो बिगड़ गया। जब एक बच्चे का नियम, भारत में भी 2 बच्चे का नियम लागू हुआ, ग्राम पंचायत कई राज्यों में लागू हुआ, ग्राम पंचायत के रूप में क्या सदस्य हैं, अगर 2 बच्चे से ज्यादा पहले है तो ठीक है, नया अगर 2 बच्चों से ज्यादा हुआ तो फिर सदस्यता चली जाएंगी। इसका निगेटिव इंपैक्ट ये आया कि जब इस तरह का कंपल्सन करेंगे तो सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा, लोग फिर मेल चाइल्ड के लिए जाने लगेंगे, और चाइना में यही हुआ, तो सेक्स रेशियो बिगड़ गया। अब उसका बायोलॉजिकल समाधान क्या था, ये सारे भाई चाइना में सेक्स रेशियो जब बिगड़ेगा, जैसे हरियाणा है, हरियाणा वाले जाति आप देखेंगे, जाट का राजनीति, तो ये जाति हरियाणा में भी खूब है, लेकिन एक मामले में इनका जाति का सारा कंसेप्ट बिगड़ गया है, वो है शादी के मामले में। वहां इनका कोई बस केवल माने शादी के लिए कोई जोड़ा मिल जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सोच के देखो, जबकि आप इतने खाप पंचायत और इतना स्ट्रॉन्ग
अगर कास्ट बिलीफ है तो यहाँ पर भी गड़बड़ी क्या है? ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जब कंसेप्ट आया, भाई परिवार नियोजन और क्या क्या, तो लोगों ने क्या किया, केवल मेल और मेल के लिए बजाएंगे, तो हरियाणा में सेक्स रेशियो एकदम से कम हो गया, कम हो गया। मतलब विवाह के उम्र में आ गए, एक कोई स्टूडेंट था, हमको 3-4 बार मिठाई का डब्बा दे दिया था। जब शादी तय होता था तो आके मिठाई का डब्बा दे जाता था, फिर टूट जाता था। 3-4 बार दिया उसने। तो ये हाल है, बाद में हो गया था। अब बाद में, अब देखो, अब इसको भी कितना दुर्भाग्य कहा जाएगा। 3-4 बार मिठाई दिया, फिर एक बार शादी हुआ, शादी हो गया, उसका जो भगिना था उसकी पत्नी को लेकर भाग गया। वो झमेला बहुत दिन तक चला। एकदम 100% सच्चाई बता रहा हूं, ये 1-2% सच्चाई नहीं है, ये 100% सच्चाई है। ये ऐसा हरियाणा का हाल है, ये हरियाणा का हाल है। तो ऐसा क्या हुआ, चाइना में भी यही सिचुएशन है। तो चाइना में जाएंगे तो चाइना का बायोलॉजिकल समाधान क्या किया उसने, भाई सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। शादी करने के लिए एक बायोलॉजिकल नीड होती है, बायोलॉजिकल एज होता है। तो उसने क्या किया कि मेजॉरिटी ऑफ जो इस तरह के लोग थे उनको उठा उठा करके चाइना अपने बॉर्डर एरिया में भेज दिया, पहाड़ी क्षेत्रों में, कि वहां रहेंगे तो किसी की कोई सामाजिक समस्या पैदा नहीं करेंगे। भाई मान लो जैसे जवान आदमी है और शहर में रहेगा, तो शादी हो नहीं रही है, तो भाई क्राइम बढ़ेगा। तो उसका बायोलॉजिकल समाधान क्या है, सबको उठा करके सेना में शामिल करके कहां भेज दें, हिमालय में भेज दें, मंगोलिया भेज दें। अरे समझ में नहीं आया, समझ में? तो ये चाइना में अभी न्यूज में डेली आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही है कि चाइना में सेक्स रेशियो क्या हो रहा है। चाइना में जनसंख्या की, इंडिया में अभी तक है, इंडिया में भी ग्रेजुअली, अब जैसे 2 मॉडल है। एक मॉडल है कि जनसंख्या कानून बना करके जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, एक डिमांड देखते होंगे उत्तर प्रदेश और कहां कहां बात चलते रहती है। और दूसरा नीतीश कुमार जी का मॉडल है, उनका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से उनको यह महाज्ञान प्राप्त हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण की जो चाबी है वो विमेन इंपावरमेंट से होके जाता है। इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। 2 विचारधारा बता रहा हूं कि एक ये डिबेट हो जाएगा ना जनसंख्या नियंत्रण का उपाय, तो एक उपाय तो आप कहा जाता है कि भाई कानून बनाइए, कानून बनाइए इससे, जैसे, और है भी कानून कि भाई जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो केवल 2 बच्चों के लिए है, चाइल्ड केयर लीव सिर्फ 2 बच्चों के लिए है, तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी बेनिफिट नहीं होता। तो सरकार भी तो इस तरह का ऐसा, अदरवाइज अब कहने का मतलब यह है कि कानून बना करके आप सरकारी योजनाओं का लाभ को आप 2 बच्चों तक सीमित कर दीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण योजना में, अन्न योजना में अब जो 5 kg अनाज पर पर्सन मिलता है, अंत्योदय योजना में 7 kg मिलता है, वो केवल एक फैमिली में 5 लोगों के लिए होना चाहिए। एक पक्ष है ऐसा। मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि कोई बच्ची अगर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग है कि कोई बच्ची अगर क्लास 10 पास करती है और उसका शादी हो जाता है तो उसके 4 बच्चे होते हैं, इंटरमीडिएट करती है तो 3 बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन कर लेती है तो, और इससे ऊपर पढ़ लेती है तो 0 होता है। वो शादी नहीं करती है, शादी नहीं करती है। मैंने ज्यादा पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा, शादी नहीं करेगी, उसको लगेगा कि भाई मेरी स्वतंत्रता बाधित हो रही है। जैसे होता है ना भाई, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी के 5वें स्टेज के जो देश हैं, लग्जमबर्ग है, यूरोप के कई सारे देश हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे 5वें स्टेज पर जो लोग, जो देश हैं, वहां पे कहां लड़कियां शादी कर रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। माने उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चा जन्मने के लिए। तो आप देखते होंगे कि एकदम 0 लेवल पे बच्चा है, हस्बैंड वाइफ शादी करते भी हैं तो उनका कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि दोनों के पास टाइम ही नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कभी कभी वीडियो कॉलिंग से बात हो जाता है, तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा थोड़ी होगा। ठीक है, तो ये 5वें स्टेज की बात है ये। और 5th स्टेज के जो देश हैं वो सीरियसली, जैसे जापान है, तो जापान के बारे में आपने एक सुना होगा कि वहां पे किसी मंत्री ने ये कहा
किसी मंत्री ने कहा कि जितने बूढ़े लोग हैं उनकी हत्या कर दी जानी चाहिए। अभी बहुत बड़ा डिबेट आया था, उसमें पलकी शर्मा उपाध्याय का जो फर्स्ट पोस्ट है उस पर एक डिबेट था, उसमें उसने कहा कि भाई ये बूढ़े जगह नहीं छोड़ेंगे तो नौजवानों के लिए। तो उसमें ये आया कि अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या में तेजी से गिरावट के लिए कोई एक देश अगर प्रभावित है तो वो जापान है। आने वाले दिनों में उनके पास जनसंख्या ही नहीं रह जाएगा। तो उस तरह से अब भारत, फिर आता है भारत, तो ये सारी विश्व की जनसंख्या की समस्या का समाधान कहां से जाएगा? भारत से। और भारत भी जब बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी समस्या का समाधान कहां से जाएगा? बिहार से। क्योंकि बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार पूरे देश का सबसे युवा राज्य है। जहां तमिलनाडु केरल में जाएंगे तो उनका एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज एज है वो 45 ईयर्स तक हो गया है, 35 ईयर्स तक। वही जाएंगे तो बिहार का एवरेज एज अभी थोड़े दिन पहले तक, इसके पहले 18 साल था, अब जाकर के 21 साल हुआ है, 20 दशमलव कुछ साल हुआ है। तो बिहार पूरे 12.5 करोड़ जनसंख्या, और उसमें भी दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। अभी भी इसका एनुअल जो ग्रोथ है बिहार का 24% से ज्यादा है 10 साल का, 2.4 का है, जबकि देश में जाएंगे तो घट के वो 0.84 शायद लेटेस्ट है अभी, या शायद 1 पॉइंट कुछ % है, घट गया है लेटेस्ट। अगर मान लो नेट पे जाके अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन बिहार का अभी भी 2% से ज्यादा है एनुअल का। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या में अभी कमी, बिहार और यूपी की जनसंख्या 2070 के पहले कम नहीं होना है, 2070 के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। इंडिया का कहा जाता है 2045 के बाद भारत की जनसंख्या में कमी आ जाएंगी। अभी क्या हो रहा है? अभी मान लो आप देखेंगे 2011 में 1 करोड़ 21 लाख था, सॉरी 100 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ था, अभी 1 अरब 42 हो गया, 20 जुड़ा, नया 20 जुड़ा। तो जबकि आप 2001 से 2011 में जाएंगे तो वहां भी 20 जुड़ा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 20 जुड़ा था और अगले 10 साल में भी 20 ही जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या कम हो रही है। और अगले 10 साल में पता चला कि वो 18-19 जुड़ेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण संख्या, लेकिन बढ़ने की संख्या कम नहीं होंगी। ये किस साल जाकर के ये 10 साल में उतना ही रह जाएगा। आ रहा समझ में मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? कौन सा ऐसा साल है जिस साल में वो जनसंख्या में कोई वृद्धि, हम दो हमारे जैसे दो मरेंगे, 2 नए जन्म लेंगे, तो उसको कहा जाता है इक्वल रहना। वो साल भारत में 2045 है, 2045 है, जब जनसंख्या स्टेबल हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी 0। उसके बाद निगेटिव होना शुरू होगा। लेकिन निगेटिव होगा तो भारत का ओवरऑल निगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार और यूपी तब तक वो अपना चमत्कार जारी रखेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि विश्व बूढ़ा होगा तो भारत, और भारत बूढ़ा होगा तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये 2 सपोर्ट करेंगे। तो इसमें देयर इज अ वेरिएशन इन बिटवीन। तो इसको लिख लो, ये लास्ट वाला लिख लो, नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। नीति आयोग की उपलब्धियों की, तीसरा थर्ड, नीति आयोग की उपलब्धियों की समीक्षा। और लास्ट छठा लिख दीजिए। छठा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कॉमा दे करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, उसी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, तो देखो इतने सारे आपके पास टॉपिक्स हैं। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार को रेफरेंस लेकर के इसका कंटेंट क्रिएट करना होगा। नया कॉपी होना चाहिए आपके पास, और उस नए कॉपी में ये होगा। और वहां पे जो स्रोत होगा, कहां से, मान लो इसके अलावा रेफरेंस बुक की अगर बात करें, ठीक है, तो रेफरेंस बुक कैसे होगा, उसका क्रम क्या होगा। तो इसमें देखो, अध्ययन सामग्री, व्यवहारिकता के अनुसार बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्लास नोट्स, उसके बाद प्रिंटेड नोट्स, और इन दोनों से रिलेटेड न्यूज़पेपर,
मैगजीन, हाँ प्रिंटेड नोट अब मिल जाएगा। इंग्लिश का अपडेट होकर चला गया, हिंदी वाला लास्ट है अभी यार नहीं। पीटी वाला तो मिल गया होगा, पीटी वाला तो रेडी था इसका। चलो न्यूज़पेपर, मैगजीन, और उसके बाद ट्विटर, जैसे मान लो ट्विटर इंपॉर्टेंट है। ट्विटर पे एक IPRD का साइट है, ट्विटर पे एक फॉलो करेंगे IPRD। मैगजीन बता रहा हूं, इसमें तो मैगजीन में एक तो योजना है ही इकोनॉमी के लिए, कुरुक्षेत्र भी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है, और एक प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, इससे पीटी और मेंस दोनों का, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं पीटी मेंस दोनों का कवर हो जाता है। नहीं तो उसमें थोड़ी दूर तक ही तो है, तो मान लो थोड़ी दूर तक हमें लग रहा है कि 1/4 ही पेज का उसका नेशनल, उसका इंटरनेशनल, उसका इकोनॉमी, उसका मिसलेनियस वाला एक होता है पेज, बस इतना ही तो पढ़ने की जरूरत है। ये तो सब छोटे छोटे मैगजीन है, ये तो बड़े बड़े मैगजीन नहीं है। इसमें तो हाँ, इस मैंने तीनों अपने पास रखो, योजना अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि योजना में आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब आपका एसए भी आ गया, तो मान लो कोई पर्यटन विशेषांक आता है, कोई बजट विशेषांक आ रहा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन वाला आता है, तो इस तरह का एक कलेक्शन रखेंगे, कोई डिजिटल इंडिया पर आता है, ठीक है, तो ये रखिए इसको। कुरुक्षेत्र इसलिए रखेंगे, कुरुक्षेत्र नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कुरुक्षेत्र में एग्रीकल्चर रिलेटेड कई सारी बातें होती हैं, कृषि से जुड़े हुए, अदरवाइज इसको अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ये जरूरी नहीं है। और प्रतियोगिता दर्पण एक करंट अफेयर्स के लिए लेंगे तो उसमें सब कुछ है, पीटी भी है और मेंस भी है। अच्छा, अब IPRD का एक साइट है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार का, तो ट्विटर वाला ऐप डाउनलोड करके रखेंगे और उसमें IPRD को और सुशील मोदी को, या बीजेपी बिहार, ये दो को आप वो करके रखिए, फॉलो करके रखिए, तो IPRD से सारे सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं, सरकार के जो इनिशिएटिव है उसकी जानकारी मिलेगी, और बीजेपी बिहार से उसका आलोचना मिल जाएगा। बस दिल दुखी होने की, अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो इससे दुखी मत होइए, और इसके समर्थक हैं तो, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है, और अधिकारी बनने में कोई भी सरकार होती है, अधिकारी नहीं बदलते हैं, ठीक है, तो किसी भी, और आंसर लिखने में दोनों चीज चाहिए, प्रोविजंस भी चाहिए, सरकार के उपाय भी चाहिए, और उसका आलोचना भी चाहिए, कंक्लूजन भी चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा, जैसे हम लोगों के साथ, जैसे टीचर के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, आपको इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में सारी योजनाओं को तो लिखना ही होगा। अभी से अगर मान लीजिए हम निगेटिव माइंड के हो जाए, तो निगेटिव माइंड का आदमी कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर योजना में वो फेलियर खोजेगा पहले, जबकि आंसर की हमारी जरूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 योजनाएं, तीनों योजनाओं का अगर हम बोले कि सब बेकार है, लिख दो, शुरुआत में लिखेंगे सब बेकार है लेकिन क्या करूं मजबूरी है, तो ऐसे नहीं होता है। आपको तीनों योजनाओं को पॉजिटिवली लिखना होगा, फिर लिमिटेशन में जाना होगा, लिमिटेशन में जा करके बिहार सरकार के अचीवमेंट को लिखना होगा, फिर उसका आलोचना करना होगा। क्लियर है? तो ये हो गया। बुक्स के रूप में जाएं, कोई बुक में जाते हैं तो बुक में 3 किताब बहुत फेमस है, मोटी मोटी किताबें हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, एक मिश्रा इन पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, जाके नीचे देख लेना, देख के फिर छोड़ दोगे। उसके बाद एक दत्तन सुंदरम की किताब आती है, एक रमेश सिंह की किताब आती है, रमेश सिंह का किताब है, और एक SN लाल की किताब है। 4 बुक हैं इकोनॉमी का हिंदी माध्यम में, चारों बुक को देख करके ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आपका जो कॉपी होगा और उसके साथ जो न्यूज़पेपर होगा, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। न्यूज़पेपर तो जैसे देखो 2 है न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? प्रो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके प्रो वो उसमें होता है। तो प्रो गवर्नमेंट का फायदा क्या होता है आपको? एक, चूंकि आंसर में 90% चीजें तो प्रो गवर्नमेंट लिखना है, 10% तो आलोचना करना है। तो ऐसा ना हो कि 90% आलोचना वाला पढ़े और रवीश कुमार को सुनेंगे तो कोई आंसर नहीं लिख पाएंगे। आ रहा समझ में? तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए, बैलेंस है, बहुत ज्यादा राइटिस्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट भी नहीं है। उसका राष्ट्रीय संस्करण, एडवर्टीजमेंट नहीं होता है उसमें। विजन IAS का मैगजीन पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत, हमने एक दिन देखा उसको शॉर्ट नोट्स उसको शॉर्ट करने के लिए, तो बहुत सारा अननेसेसरी टॉपिक है, उतना BPSC की जरूरत है नहीं। ठीक है,
ये जो देखो अब क्या हुआ, ये जो टॉपिक लिखवाया, इस टॉपिक के अनुसार जहां मैटर मिले उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ट्विटर जरूर फॉलो करिएगा, ये IPRD वगैरह के लिए। और दूसरा होता है राज्यसभा टीवी पर, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी जिसको बोलते हैं, अब वो संसद टीवी हो गया, उस पर अपनी जरूरत के अनुसार कोई टॉपिक हो, 24-25 मिनट का डिबेट होता है, वो 24-25 मिनट का डिबेट जरूर सुनिएगा। और आपको चूंकि एकेडमिक पर्पस के लिए चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कॉपी पेज रख करके उसमें से चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केवल सुन के आप छोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पे कोई डिबेट है, तो उसको जब लिखें तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं तो उसको नोट कर लिया, कॉपी बना लिया संसद टीवी के लिए। और जितने डिबेट उसमें से आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, न्यू एज टेक्नोलॉजी पे कोई अगर डिबेट आ रहा है तो जितने एग्जाम्पल ChatGPT और बाकी सारा जो भी आ रहा है उसको नोट करते जा रहा है, एक कॉपी उसके लिए बना लीजिए। चल रहे हैं ट्विटर वाले पे हम तो टेलीग्राम, जो अस्थाई इसका टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम खुद ही शेयर कर देते हैं, ठीक है। उसमें सारा जितने भी बिहार गवर्नमेंट का टाइल्स है जो वो देते हैं वो सब हमने पीछे शेयर करके रखा हुआ था, और शायद अभी भी कुछ है कि पता नहीं, सब लेटेस्ट योजना है। IPRD के साइट पे जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है वो सब हम अस्थाई इसके टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। आप वहां से क्या करेंगे, उसको वहीं छोड़ने के बदले आप वहां से कुछ चीजों को नोट कर लेंगे। हम तो अपने क्लास में जो क्लास का जहां जिस टॉपिक का, जैसे उसमें डाला हुआ है कृषि विकास रोड मैप की उपलब्धियां, उसका टाइल्स हमने डाल रखा है, तो उससे ही हमने क्लास में जब कृषि विकास रोड मैप कराएंगे तो उसकी उपलब्धियां हम वहीं से लेकर के लिखवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को नोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो ट्विटर को यूज़ करिए, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी को यूज़ करिए, दैनिक जागरण अखबार पढ़िए, मैगजीन वगैरह जो है उसको करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लास नोट्स होगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद है ना, नॉर्मल जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है और दिल्ली की बातें ज़्यादा है, तो उसको मत पढ़िएगा।